क्लास 10 SST चैप्टर नंबर 1. टुडे वी डिस्कस मौर्य डायनेस्टी. ओके, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मौर्य वंश. कल हमारा कहाँ तक हो गया था? तो पिछले लेक्चर में देखो हमने एक तो आपको जनपद पढ़ा दिए थे कहाँ के, राजस्थान में. ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे जिसमें हमने आपको 4 जनपद पढ़ाए थे. और उसके बाद हम महाजनपद काल की जब बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो मगध है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में होगा. और मगध में साम्राज्य की महाजनपद काल में साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने की थी. और जिस वंश की उसने स्थापना की वो था आर्य वंश. ठीक है, हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश की. तो मौर्य वंश का प्रारंभ जो है 322 BC के आसपास से हुआ. ठीक है, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन हुए, जब सिंहासन पर बैठे उससे पहले मगध में शासन जो था वो था नंद वंश का. और नंद वंश का जो शासक था उस समय वो था घनानंद. और कारण ये रहे थे कि घनानंद के समय में उत्तर पूर्वी दिशा से उत्तर पूर्वी सीमा पर अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया. और आक्रमण होने के कारण और लगातार युद्ध होने के कारण जो मगध साम्राज्य था उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी, जिस वजह से घनानंद ने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए थे. और टैक्स बढ़ने के कारण वहां के लोग जो थे वहां से उस अपने शासक से असंतुष्ट थे. ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो हु एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन डायनेस्टी on Magad with the help of his teacher Chanakya in 322 BC. Okay, and he ruled on Magad 322 BC to 298 BC. Okay, तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 25 वर्ष की उम्र में अपने शिक्षक अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध के सिंहासन पे बैठा. और उसने लगभग 322 BC से लेकर के 298 BC तक मगध पर शासन किया. ठीक है, थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्ट्रीज कैंपेन चंद्रगुप्त मौर्य एक्सपेंड हिज एम्पायर एस्टैब्लिश द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर. तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने लगभग पूरे भारत पर अपने साम्राज्य की स्थापना की. ठीक है, in 305 BC he defeated the Greek ruler Seleucus Nicator. ठीक है, Seleucus Nicator was the ambassador of Alexander. तो 305 BC में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, युद्ध में हराया. जो सेल्यूकस निकेटर था वो कौन था? एलेक्जेंडर का ही एक एम्बेसडर था जिसे सिकंदर वापस जाते समय भारत में नियुक्त करके गया था. ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद क्या किया? उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ. ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर took 500 elephants from the Chandragupta. Seleucus also got his daughter married to Chandragupta and sent Megasthenes as his ambassador in Chandragupta court. तो क्या हुआ? युद्ध में जब सेल्यूकस निकेटर की हार हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी प्रदान किए. और जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया. ठीक है, इसके अलावा उसने अपने एक दूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, उसका नाम था मेगास्थनीज. ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ? पार्ट ऑफ काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ पंजाब ऑल्सो ठीक है, तो इसके अलावा उसने क्या क्या दिया? पंजाब का प्लेन दे दिया. ठीक है, काबुल है, हेरात है. ठीक है, हेरात,
जो इसके राज्य के जो हिस्से थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में आ गए। ठीक है, इट इज नोन फ्रॉम द तमिल टेरिटरीज अनारनु एंड मुनारनु दैट चंद्रगुप्त इन्वाइटेड साउथ इंडिया आल्सो। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है साउथ इंडिया में भी आक्रमण किए और इस अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने जैन धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, तो इन हिज ओल्ड एज ही टुक इनिशिएशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रवाह इन 298 BC. He died in Shravanbelagola by fasting. तो अंतिम समय में अपनी वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उसने भद्रवाह के साथ संरक्षण में आकर उनके प्रभाव में आकर उसने जैन धर्म को अपना लिया और लास्ट में अंतिम समय में संथारा करते हुए उपवास करते हुए उसने कर्नाटक में पहाड़ी है श्रवणबेलगोला, वहां पर उसने अपने जीवन को त्याग दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक काम और याद करना होगा, इसी के बाद जैन धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो इसके बाद आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जो है वो शासक बना कहाँ का, मगध का। ठीक है, तो बिंदुसार वाज द सन ऑफ सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त हु वाज कॉल्ड अमित्रचेत बाय ग्रीक ऑथर्स। और जो बिंदुसार है इसी को ग्रीक लेखकों ने अमित्रचेत, वायु पुराण में इसको भद्रसार और जैन टेक्स्ट में इसको सिंहसेन कहा गया। ठीक है, जो जैन साहित्य है उसमें बिंदुसार के लिए सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसार और जो ग्रीक लेखक है उन्होंने उसको अमित्रचेत के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, he has been called Singhsen. He conquered the distant South India region also and included them in Magadha Empire. और इसके बाद इसने भी दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिव्यदान इज संस्कृत एंथोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स 2 रिवॉल्ट टुक प्लेस इन तक्षशिला। तो संस्कृत के पुस्तक है बौद्ध धर्म की। ठीक है, उसमें जो दिव्यदान जो बौद्ध टेक्स्ट है, बुद्ध पुस्तक है, संस्कृत में लिखी गई है, इसमें बिंदुसार के समय में होने वाले 2 आंदोलन या 2 विद्रोहों के बारे में लिखा गया है, जो कि तक्षशिला में हुए ड्यूरिंग हिज रीजन ऑफ बिंदुसार एंड ग्रीक रूलर एंटियोकस। ठीक है, तो तक्षशिला और इस रिवॉल्ट को टू क्रश द रिवॉल्ट बिंदुसार सेंट हिज सन अशोका एंड सुसेन। ठीक है, तो बिंदुसार ने तक्षशिला में होने वाले जो विद्रोह थे उनको दबाने के लिए सबसे पहले अशोक को और बाद में अपने बड़े पुत्र सुसेन को भेजा। ठीक है, इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसार ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट अपॉइंटेड ए पर्सन नेम्ड डायमेकस एज द एडमिनिस्ट्रेटर। बिंदुसार के ही कोर्ट में जो ग्रीक राजा थे एंटियोकस फर्स्ट, उन्होंने अपना एक दूत भेजा डायमेकस। और इसके अलावा प्लिनी के हिसाब से प्लिनी लिखते हैं कि एक इजिप्टियन किंग जो थे, जो इजिप्ट के राजा थे, फिडाल्फस या इनको टॉलमी सेकंड भी कहते हैं, तो फिडाल्फस या टॉलमी सेकंड ने भी अपना एक दूत भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में। ठीक है, इसका नाम था डायनोसियस। इसके बाद आफ्टर बिंदुसार के बाद जो मगध पर जो शासन होगा वो होगा अशोक का। ठीक है, और ये सबसे प्रसिद्ध राजा था। अशोक जो था मौर्य डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान शासक हुआ। तो अशोक जो है, अशोक के बारे में हमें इसके शिलालेख या उसके द्वारा या जैन टेक्स्ट या बुद्ध टेक्स्ट से
जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू जैन हर्षे अशोका ऑक्युपाइड मगध रूल अंगेज द बिशॉप बिंदुसार। तो जैन अनुश्रुति ये कहती है कि जो अशोक था उसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मगध का शासन ऑक्युपाई किया, उसने मगध के साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने सारे भाइयों को मार दिया था, हत्या कर दी और उसके बाद मगध के सिंहासन पर आ गया। ठीक है। फ्रॉम मास्की एंड गुर्जर रिकॉर्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथ इंडिया, हिज नेम इज फाउंड एट अशोका। तो दक्षिण भारत से जो मास्की और गुजरा और मास्की के जो शिलालेख मिले हैं उनसे अशोक का नाम अशोक पता चलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अशोक नाम है, ये कहां से पता चलता है? दो अभिलेखों से मिला है, मास्की और गुर्जर। ठीक है। इसके अलावा अशोका हैड बीन एडॉर्न्ड विद द टाइटल्स सच एज देवनाम प्रिय एंड देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है। तो इसके अलावा अशोक के दो नाम और मिलते हैं, देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है। अशोका वाज मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ विदिशा हु गेव बर्थ टू अशोका सन एंड डॉटर, संघमित्रा एंड सन महेंद्र। तो अशोका का विवाह जो है, अशोक का जो विवाह है वो विदिशा की राजकुमारी के साथ हुआ और उसी से इनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। संघमित्रा और महेंद्र ने ही बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में अशोक की मदद की थी। ठीक है। इन्होंने ही श्रीलंका, श्याम, मलाया, इन सब कॉन्टिनेंट तक, इधर आपका तिब्बत, चाइना, यहाँ जहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो उसमें इन्होंने भी मदद की थी। ठीक है। हिज क्वीन कारुबाकी मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड इंस्क्राइब्ड बाय अशोका। इसके अलावा अशोक के द्वारा लिखित शिलालेख में उसकी पत्नी कारुबाकी के बारे में भी पता चलता है। कारुबाकी जो है, कारुबाकी ने शिलालेख लिखा है, आपने नाम सुना होगा, इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उस पे कारुबाकी का नाम मिलता है। ठीक है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उसमें 3 शासकों ने लिखवाई है, मुगल, ठीक है, हर्षवर्धन और अशोक की पत्नी कारुबाकी। ठीक है। 3 लोगों का इस पर लिखा हुआ है, इस पे इलाहाबाद प्रशस्ति से। आफ्टर 7 years of a coronation, Ashoka included various regions of Kashmir and Khotan in this empire. अपने सिंहासन शासन के 7वें वर्ष में, अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने जो है कश्मीर और खोतान को अपने साम्राज्य में मिला दिया। ड्यूरिंग रीजन अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन एंटायर इंडिया एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वाज इंक्लूडेड इन क्वारंटाइन। तो अशोक के समय में जो है तमिलनाडु, दक्षिण भारत में, इसके अलावा अफगानिस्तान का काबुल तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है। इन 8 years of coronation, अशोका इन्वेडेड कलिंगा in 261 BC। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का था वर्तमान उड़ीसा। ठीक है। आज का जो उड़ीसा है ये कलिंग में आता था। तो 8वें वर्ष में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर जो आक्रमण हुआ यहीं से आप देखेंगे कि अशोक का पूरा जीवन बदल गया। ठीक है। क्योंकि ये इतना भयानक युद्ध था, कहा यह जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है। तो ये लिखते भी हैं कि इन विच 1 लाख पीपल वर किल्ड। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए ऑन द बेसिस ऑफ हाथी गुम्फा रिकवरी।
और ये जो 1 लाख लोगों के मारे जाने का जो व्याख्यान है वो कहां से मिलता है? हाथी गुम्फा से। ठीक है, हाथी गुम्फा का जो शिलालेख है तो ये भी कहां से मिला है? उड़ीसा से। ठीक है, हाथी गुम्फा से मिलता है। This mass killing distressed Ashoka to such extent that war never to touch weapons again। और यहीं से अशोक का जीवन बदल जाता है और वो जिसमें से सोच लेता है कि अब मैं दोबारा वापस कभी अस्त्र शस्त्रों को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, और धौली या दूसरी बार मेड द कैपिटल ऑफ कलिंग अंडर मगध किंगडम। और इसके बाद जो है ये मगध कलिंग को अपने राज्य में मिला लेता है और दूसरी को कलिंग की राजधानी बनाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रमण, निग्रोध एंड उपगुप्त, अशोक वाज इनिशिएटेड टू बौद्ध। तो निर्ग्रंथ या उपगुप्त के संपर्क में आकर के जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, लेकिन जो अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि अशोक ने युद्ध छोड़ दिए। तो आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अशोक ने युद्ध बिल्कुल छोड़े नहीं थे, बस उसने अपनी पॉलिसी को चेंज किया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बट अशोका वाजे वर्ष बिफोर द बौद्ध रिलीजन, अशोका वाजे वर्ष पर सेवा बिफोर एडॉप्टिंग बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले जो है अशोक जो था वो क्या था? वो भगवान शिव का पुजारी था, मतलब भगवान शिव में मान्यता रखता था। लेटर ही बिकेम द डिस्ट्रॉयर ऑफ मोगलीपुत्र। दिस फॉर हिज एंटायर लाइफ इन द एडजेसेंट हिल अशोका built 4 caves of the settlement of his dependence। इसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए पास की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनके नाम थे सुदामा, छापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण। 4 गुफाओं का निर्माण करवाया बौद्ध भिक्षुओं के लिए किसने? अशोक ने। और उन 4 गुफाओं के जो नाम थे वो क्या क्या थे? सुदामा, छापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण। ठीक है, he performed religious travel to बोधगया in the 10th year of coronation। वो अपने शासन के 10वें वर्ष में उसने एक धार्मिक यात्रा की। कहाँ की? बोधगया की। ठीक है, मीन्स वो अपने शासन के 10वें वर्ष में कहाँ गया? बोधगया गया। ठीक है, एंड टू लुम्बिनी इन द 20th year of the coronation। और अपने 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी गया। लुम्बिनी जानते हैं कपिलवस्तु को कहते थे। ठीक है, इट इज नोन फ्रॉम रोमन दे रिकॉर्ड दैट अशोका हैड रिड्यूस्ड द रेट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम 1/6 to 1/8। 1/6 to 1/8। ठीक है, तो रोमन दे के शिलालेख से ये पता चलता है अशोक ने इसके बाद जो टैक्स थे, जो कर थे, उनको 1/6 से घटा करके कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। ठीक है, इसके अलावा चेर, पांड एंड केरला हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द 4 नेबरिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स एज पर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। ठीक है, इसके अलावा अशोक के शिलालेखों से हमें और 4 साम्राज्यों के बारे में पता चलता है, जो कौन से थे? चोल, चेर, पांड एंड केरल। ठीक है, इसके अलावा इन माइनर ऑफ edict associated with coronation अशोका है described himself as बुद्ध शासक। ठीक है, एक शिलालेख में अशोक ने जो है अपने आप को बुद्ध शासक भी कहा है। फिर उसके बाद आता है धम्म। अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उसके बाद उन्होंने बात की, वो बात की किसकी? धम्म की। कहने का मतलब उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात की। उन्होंने कहा हम युद्ध से जीतने की जगह
लोगों को किससे जीतेंगे? अहिंसा से जीतेंगे। ठीक है, मीन्स हिंसा की जगह उन्होंने कौन सा मार्ग अपना लिया? अहिंसा का। बट देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन धम्म ऑफ अशोक एंड धम्म ऑफ बुद्ध। ठीक है, अशोक के धम्म में और बुद्ध के धम्म में काफी अंतर है। तो हम यहाँ कौन सा धम्म देखेंगे? अशोका धम्म। ठीक है, अशोका एस्टैब्लिश आइडियाज फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ जो है इस धम्म में अशोक जो है वो क्या कहता है? वो इस तरह के आइडियाज देता है कि मनुष्य के नैतिक विकास हो सके। किस तरह से मनुष्य का नैतिक विकास संभव है, मानवता का नैतिक विकास किस प्रकार संभव है? दीज वर कॉल्ड धम्म। ठीक है, और इसी को क्या कहा गया? धम्म। The definition of Ashoka Dhamma has been given in the 2nd and 7th chapter. तो अशोक के धम्म के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? 7वें, 7th एंड 8th, 7वें और 8वें शिलालेख से मिलती है। According to him, shunning all the evil action, welfare of the entire world, compassion, charity, truth and purity of action is धम्म। तो ये क्या कहते हैं? अशोक के अकॉर्डिंग जो 7वें और 8वें शिलालेख में जो अशोक के धम्म की बात की गई है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि सारी बुराइयों को दूर कर देना चाहिए, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें, पूरे विश्व की कल्याण के लिए काम करें। इसके अलावा हमें चैरिटी करना चाहिए, इस लोगों को दान देने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और हमारा आचरण जो है वो कैसा हो? शुद्ध हो। ठीक है, द एसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉलोइंग धम्म इंक्लूड सेंटली नेचर। ठीक है, इसके अलावा इसमें उन्होंने क्या कहा कि हमारी प्रकृति जो है वो कैसी हो? सात्विक हो। हमारा आचरण जो है वो सात्विक आचरण हो, परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, being free from all evils, good behavior, compassion, charity, gratitude, not killing and living beings, obeying one, parents and elders, respect from one guru, being charitable towards any living being, okay, one friend। कहाँ कहने का तात्पर्य? इन्होंने ये कहा अपने से बड़ों का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, यहाँ तक कि पशु पक्षी और पेड़ों की भी सेवा करें। ठीक है, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करें। ठीक है, ब्राह्मण्स एंड द नीडी, इसके अलावा जो आवश्यक जिनको उनकी भी आप सेवा करें। आप यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि जब उन्होंने ब्राह्मण की बात की है, समझो सबको, जब वो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये समझ जाए कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना जरूर लिया था, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रोवाइड किया है। ठीक है, उन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया है, इसी कारण उन्होंने ब्राह्मणों की बात की है। ठीक है, मीन्स उनका जो राज्य था वो कैसा था? धर्म निरपेक्ष था। ठीक है, सेक्युलर थे। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे तो ये कहते हैं हमारा जो हमारा धन है जो आप कमा रहे हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू 3rd लॉ ऑफ एडिक्ट देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ मॉडरेटरी कलेक्टिंग एंड मॉडरेटरी स्पेंडिंग। तो जो 3य शिलालेख है उसमें ये कहते हैं कि हमें जो हमारी कमाई है, जो हमारी इनकम है वो कैसी होनी चाहिए? मॉडरेटरी होनी चाहिए और संयमित होनी चाहिए, और हमारे खर्चे भी क्या होने चाहिए? संयमित होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू भब्रू रॉक एडिक्ट अशोका एक्सप्रेस्ड हिज बिलीफ इन द बुद्धा ट्रेडिशंस, नेमली बुद्ध, धम्म एंड संघ। इसके अलावा जो है अशोक जो आपका भब्रू शिलालेख है उससे उसमें ज्ञात होता है कि अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, और वो त्रिरत्न क्या क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो
अशोक ने त्रिरत्न में भी अपना विश्वास प्रकट किया। ठीक है, बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।